हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है जितने भी हमारे पास में संसाधन उपलब्ध हैं उन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारी जो चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन बात है। इनमें कॉमन बात यह है कि इन सबको हम लोग काम में लेते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को काम में लेते हैं और उसका उपयोग जो है उसे क्या बनाता है, रिसोर्सेज बनाता है। सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब कुछ ना कुछ कीमत होती है। हो सकता है वो कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो या हो सकता है वो किसी और प्रकार से उसकी कोई वैल्यू हो सकता है। जैसे मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की हो सकता है कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, लेकिन ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है हो सकता है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो। लेकिन दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही ह्यूमंस की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको पूरा करते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी विचार पे या किसी भी आविष्कार पे आपका पूरा हक होना और एकमात्र आपका ही हक होना, उसे हम लोग पेटेंट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ रिसोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जो टाइम के साथ में उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। जैसे मान लो आपकी ग्रैंडमदर है, वो कोई होम रेमेडीज बनाती है और उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उन्हें पेटेंट करवा लिया जाता है और फिर उन्हें एक मेडिकल फर्म के थ्रू बेचा जाता है तो हो सकता है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। तो ये होती है पेटेंट की वैल्यू। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। दोनों जो है वो ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है उससे जुड़े हुए हैं। लोगों की अगर बात करें तो लोग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। लोगों के जो विचार हैं, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो आविष्कार हैं, उनकी जो खोज है, ये सारे जो हैं हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को पैदा करते हैं। हर एक खोज और आविष्कार ने आगे जाने के बाद में नई खोज और नई आविष्कार को जन्म दिया है। जैसे हमने फायर की डिस्कवरी की तो उसके बाद में कुकिंग की और उसके साथ में अन्य कई चीजों की डिस्कवरी या इन्वेंशन हुई। उसी प्रकार से व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो उसके साथ में एक ट्रांसपोर्ट का नया मॉडल आ गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जब हमने प्रोड्यूस करना सीख लिया तो उसके साथ में हमने एनर्जी को प्रोड्यूस करना भी सीख लिया। अब हम जानेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में। रिसोर्सेज को हम तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड और तीसरा है ह्यूमन, जो कि खुद भी एक रिसोर्सेज होते हैं। अब एक एक करके इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर उनके डेवलपमेंट और यूज के हिसाब से उनको क्लासिफाई करें तो हम उनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज और पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, जो आज हम लोग वर्तमान में काम ले रहे हैं। जैसे जर्मनी में रूर में कोल के बहुत सारे भंडार हैं और वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा भंडार है। डेक्कन प्लेटो में डार्क सोइल का बहुत बड़ा भंडार है और भी इस तरह के जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा के बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन इन्हें अभी हम हाल में प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये बहुत बड़ा रोल अदा करें। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उस प्रकार से लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत सारे पोटेंशियल रिसोर्सेज देखने वाले हैं। यूरेनियम जो कि लद्दाख में पाया गया है वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। हाई स्पीड विंड्स वो भी पोटेंशियल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार से ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज का अगर हम लोग डिवीजन करें तो उसको हम लोग कर सकते हैं एबायोटिक और बायोटिक के रूप में। एबायोटिक रिसोर्सेज में नॉन लिविंग आते हैं,
जबकि बायोटिक रिसोर्सेज में लिविंग बींग्स आते हैं। सोइल, रॉक्स और मिनरल्स एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स है वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिसोर्सेज जिन्हें हम लोग नेचर से लेते हैं और उनको बहुत अधिक हम लोग मॉडिफाई नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। जैसे कि हवा जिसे हम श्वास लेते हैं, वाटर जो कि नदियों में और झीलों में है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी और मिनरल्स, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे लिए नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट है और इन्हें डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं उनमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और सॉइल्स आदि आते हैं। अगले पार्ट में इनको विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिन्हें आसानी से हम लोग रिन्यू कर सकते हैं और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड हैं और हमारी एक्टिविटीज के द्वारा इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। ये अनलिमिटेड है और हम चाहे कितना भी यूज करें लेकिन ये हमें अनंत मात्रा में मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर इन रिसोर्सेज का हम केयरलेस यूज करेंगे, जैसे वाटर, सोइल या फॉरेस्ट, तो क्या होगा, इन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। वाटर लगता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन समय के साथ साथ में इसकी कमी का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब जानेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। अगर एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें हजारों साल लग सकते हैं। इसलिए ये जो पीरियड है ये हमारे लिए बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे जीवन में हमें इन्हें बहुत सोच समझ के काम में लेना पड़ेगा। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। इसका मतलब किस तरह की जमीन है, किस तरह का इलाका है, क्लाइमेट किस तरह का वातावरण है, माहौल है, एल्टीट्यूड किस तरह की उस स्पेसिफिक एरिया में हाइट है। ये सारी चीजें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। इन सब के कारण से ही आप देख सकते हैं किसी जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में है और किसी जगह पे बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। अब पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। कई बार क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंसेज जो होते हैं उन्हें भी रिसोर्सेज बना लिया जाता है जब उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसे बदल दिया जाता है। आयरन ओर ने तब तक एक रिसोर्स का काम नहीं किया जब तक लोगों ने ये नहीं सीख लिया कि इससे आयरन कैसे निकालते हैं। लोगों ने नेचुरल तरीके से बिल्डिंग बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, मशीनरी बनाई, व्हीकल्स बनाए। ये सारे जो है ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लोग जो है किसी भी रिसोर्सेज का बेस्ट प्रयोग कर सकते हैं जब उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो, टेक्नोलॉजी हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सबसे जो खास रिसोर्सेज है उनमें सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस दी जाए तो वो ह्यूमंस को दी जाती है। इसीलिए लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो लोगों की सहायता करता है एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज उन्हें बनाने में। लोगों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए समय समय पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं ताकि वो और भी अधिक वैल्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में जाने जा सके और मानव जाति के लिए काम आ सके। अब इन रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व करना है
वो भी जानना हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है। रिसोर्सेज को हमें बहुत ही केयरफुली काम में लेना होगा और हमें ये भी सोचना होगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन रिसोर्सेज को हमें बचा के रखना है और हमें इतना समय इन्हें अवश्य देना चाहिए कि वापस रिन्यू हो सके। हमारी आवश्यकता को हमें बैलेंस में रखना होगा और भविष्य की जो यूज है उसके लिए भी हमें इन रिसोर्सेज को बचा के रखना होगा। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें हम हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं और आने वाले भविष्य के मानव की आवश्यकताओं के बारे में भी ख्याल रखते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अगर कंट्रीब्यूट करे कंजप्शन को कम करके, रिसाइकल करके या प्रोडक्ट्स को रीयूज करके, तो हम इन चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। अल्टीमेटली हम सब लोग मिलकर अगर ये प्रयास करें तो बहुत सारे रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो इसमें रहने वाले लोगों पे डिपेंड करता है और वो किस तरह से रिसोर्सेज को सपोर्ट करते हैं, यूज करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम सस्टेन करके रखें और हमारी पृथ्वी की जो डाइवर्सिटी है उसे हम बना के रखें और हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको कम से कम हम डैमेज करें। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पहला है, हमें जीवन की जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब का रेस्पेक्ट और उनको केयर करना चाहिए। दूसरा है, हमारी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। चौथा है, नेचुरल रिसोर्सेज को जो कमी आ रही है उसको हमें कम से कम करना चाहिए, इसका मतलब उन्हें बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, एनवायरनमेंट के प्रति हमारा जो नजरिया है और हमारा जो इस्तेमाल करने का तरीका है उसको बदलना चाहिए। और लास्ट है, सभी लोगों को इस तरह से सक्षम और योग्य बनाना चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट का पूरी तरह से ध्यान रखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।